नमस्कार दोस्तों, आप सभी सेहत के प्रति जागरूक रहें, इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। कोरोना वायरस के मामले हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। इस महामारी से मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। आम मरीजों के मुकाबले मधुमेह के मरीज कोरोना वायरस से नहीं लड़ पा रहे हैं। इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण उनकी जान जा रही है। और अगर गांव की बात करें तो वहां भी बीपी और मधुमेह जैसी समस्याओं की लिस्ट में थायराइड की समस्या भी देखी जा रही है। कोरोना के इस संकट में ये सारी बातें चिंता में डालती है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है अपने लाइफ मैनेजमेंट को अच्छा रखने की और जागरूक रहने की। आज हम अपने विशेषज्ञों से समझेंगे कि थायराइड और डायबिटीज दोनों ही बीमारियां कोरोना संक्रमण के दौरान किस हद तक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि खास तौर पर ग्रामीण लोग इन दोनों बीमारी के लक्षणों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या कोविड-19 स्वस्थ लोगों में भी डायबिटीज की वजह बन सकता है। ऐसे में कौन सी सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो आज का हमारा विषय है, ताकि कोरोना काल में न हो जाए आप मधुमेह और थायराइड के शिकार, लक्षण और जागरूकता। अगर आपको भी मधुमेह या थायराइड की समस्या है तो हमें फोन कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं, तो बेझिझक कॉल करें और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से सलाह ले सकते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर वैद्य के.एस. धीमान। आप केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद में महानिदेशक है। आपसे हम समझेंगे कि कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक पद्धति कितनी कारगर साबित हो रही है। और इसके साथ ही हमारे दूसरे विशेषज्ञ जो कि स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप है डॉक्टर निखिल टंडन। आप देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में एंडोक्रिनोलॉजी विभाग में प्रोफेसर और एचओडी हैं, जिनसे हम थायराइड और डायबिटीज से बचाव के बारे में समझेंगे। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू जी। तो इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट को और जानते हैं कि इस मधुमेह से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है। जी हाँ, तो हम रिपोर्ट पर डालते हैं नजर। ये है विकासशील भारत। यहाँ बात चाहे शहर की हो या गांव की, निरंतर भागदौड़ दोनों जगह है। यहाँ निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता ग्रामीण भारत, उन्नत खेती करते और सफलता के सोपान को छूते किसान बेलाग बेलौस जिंदगी से खुश नजर आ रहे हैं। और आए भी क्यों ना। शहरों की जीवन शैली से कदम ताल करता अब ग्रामीण भारत भी लगातार आगे जो निकल रहा है। गांव जहां हरियाली की अथाह संपदा है, और अब टेलीविजन और इंटरनेट ने भी गांव और शहर के दायरे को बहुत हद तक कम कर दिया है। यदि शहरी लोग गाड़ियों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो ग्रामीण भी अब पीछे नहीं हैं। हालांकि बदलती हुई जीवन शैली उभरते हुए समाज का एक आईना होता है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इस आईने में कुछ गलत लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियां भी साफ देखी जा सकती है। डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी भी इनमें से एक है। डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसे आमतौर पर गांव के लोग गंभीरता से नहीं लेते। बाद में जब दूसरी जटिलताएं सामने आती है तब तक देर हो चुकी होती है। हमें ये जानना चाहिए कि ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नुकसानदेह इसलिए कि हमारे शरीर के खून में ग्लूकोज पहले से ही होता है। खान पान से हमें एनर्जी मिलती है और यही एनर्जी हमारे शरीर को चलाती है। ये ग्लूकोज खून के साथ मिलकर शरीर के कोशिकाओं में जाता है, जिससे हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। गौरतलब है कि फल, सब्जियां, बीन्स, मेवे आदि में प्राकृतिक रूप से मिठास मौजूद होती है। आमतौर पर समस्या उस चीनी से होती है जो प्रोसेसिंग के बाद का उत्पाद होती है। ज्यादा चीनी के सेवन से फैट लीवर पर जमा हो जाती है और लीवर की कार्य क्षमता पर असर पड़ता है।
हमारे देश में भी ये बीमारी सालाना 20% की रफ्तार से बढ़ रही है। WHO के मुताबिक भारत में हर 5 में से 1 को डायबिटीज है। एक डरावना आंकड़ा ये भी है कि करीब 10 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं और उन्हें इसका पता ही नहीं है। शहरों में डायबिटीज के तेजी से फैलने की एक बड़ी वजह है लाइफस्टाइल। एक स्टडी बताती है कि शहरों के 80% बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते, ऊपर से हाई कैलोरी डाइट बच्चों को तेजी से डायबिटीज का शिकार बना रही है। दुनिया के सामने डायबिटीज कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि 2030 तक डायबिटीज दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी बन जाएगी। जरूरत है डायबिटीज को रोकने की, समझ की और बस थोड़ी सी जागरूकता की, ताकि इस जानलेवा बीमारी पर अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि बीमारी व्यक्ति को उसका कद दिखलाती है और वो समय से डरने को कहे ना कहे जागरूक होने का संदेश जरूर दे जाती है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो देखा ना आपने, बीमारी के कद को वो डराती भी है और सताती भी है और जागरूक होने का मैसेज भी दे जाती है। तो आइए अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से। प्रोफेसर धीमान, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो डायबिटीज के मरीजों की संख्या है वो भारत में लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में इसको लेकर कई तरह के सवाल मन में होना बेहद ही लाजमी है। तो बताएं कि ये डायबिटीज है क्या, और खासतौर पर कोरोना संक्रमण का जो ये काल है, ऐसे में जो डायबिटीज के मरीज हैं उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत क्यों है? आपने अभी रिपोर्ट में देखा कि ग्लूकोज की जरूरत शरीर को एनर्जी देने के लिए जरूरी है जी, और इस ग्लूकोज का जब शरीर में उपयोग ना हो, यानी अपना काम वगैरह करने से इसको हम यूटिलाइज ना करें, तो शरीर में इकट्ठा होता है और डायबिटीज बनती है जी। ये मधुमेह का रोग जो है वो प्रमुख 2 कारण हैं इसके। जो व्यक्ति अपना खाने का सुख और आराम करने का सुख नहीं त्यागता, उसको इस प्रकार के रोग होते हैं। और तीसरा, जो अपने दिल और दिमाग में जो स्ट्रेस को पाले रखते हैं, उन तीसरा ये कारण जुड़ सकता है इसके साथ, जो इसको बनता है जी। बहुत सारे इनके साथ जुड़े हुए कारण हैं और बहुत सारे सिस्टम इस बीमारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारी जो हमारी प्रणालियां हैं शरीर की, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। परंतु कुल मिला के हम देखें तो सारे प्रणालियों में एक कॉमन फैक्टर रहता है, जो शरीर को बल देने वाली प्रक्रिया शरीर बॉडी की है, वो इफेक्ट होती है और जिससे कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, कम हो जाती है और इससे हमारे को बाह्य जितने भी संक्रमण हैं उनको होने की संभावना बढ़ जाती है। आयुर्वेद में ऐसी इम्यूनिटी देने वाले फैक्टर को कफ दोष के नाम से या कफ एनर्जी के नाम से कहा गया है, जो कि इफेक्ट होती है और बाह्य संक्रमण जो है, जिसमें कोरोना भी ऐसे रोगियों को बहुत जल्दी। बिल्कुल। तो आयुर्वेद में क्या किस तरह के उपचार है, इसके बारे में आगे विस्तार से आपसे जानेंगे और हमारी चर्चा में हम डॉक्टर टंडन को भी शामिल कर लें। जी डॉक्टर टंडन, आपसे समझना चाहेंगे कि क्यों ऐसा हम देख रहे हैं कोरोना के इस काल में कि जो अधिकतर मरीज है जो इसकी चपेट में आ रहे हैं वो वैसे मरीज है जो पहले से डायबिटीज या हाई बीपी के शिकार हैं और उम्र दराज लोग हैं। तो क्यों जो है ऐसे लोग जो हैं वो आसानी से इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। असल में इसका दो हिस्सों में हम जवाब देना चाहेंगे। नंबर 1 कि क्या डायबिटीज के मरीजों में कोरोना होने की संभावना आम जनता से ज्यादा है। नंबर 2, अगर डायबिटीज के मरीज को कोरोना हो जाता है तो उनके साथ कोरोना का व्यवहार कैसा होता है, उनकी जो स्वास्थ्य की सिचुएशन है उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो पहले सवाल का जवाब, अगर किसी को डायबिटीज है और वो अच्छी तरह से नियंत्रण में है, पूरी तरह से कंट्रोल में है कि उनकी जो खून में शर्करा की मात्रा है वो नॉर्मल इंसान के इर्द गिर्द उसके ही करीबन उतरे हैं,
तो लगता नहीं है कि उनमें कोरोना होने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। लेकिन क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज होने पे उन्होंने अपना ध्यान अच्छी तरह से नहीं किया होता है, दवाइयां ठीक तरह से नहीं खाई होती, उनके लिए उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती है, नियंत्रण में नहीं होती है, तो उनमें ये देखा गया है कि ये कोरोना होने की संभावना बढ़ जाती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, बढ़ी हुई शुगर के साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी काम करने की क्षमता पे गिरावट आती है, तो वो किसी भी संक्रमण पे के साथ वो जिससे जो लड़ाई लड़नी पड़ती है इम्यून सिस्टम को, वो नहीं कर पाता है। लेकिन जो दूसरी चीज, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। हमारे साथ इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर हम शामिल कर लेते हैं। राम सिंह जी इस वक्त राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राम सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। राम सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ जी, आ रही है जी। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, गले में खराश रहती है सर, और लीवर में फैला है सर। गले में खराश रहती है और लीवर में फैला है जी। लीवर में फैला है जी। छाले? हाँ जी जी जी, वो ठीक नहीं हो रही। ठीक है। आपकी उम्र कितनी होगी राम सिंह जी? 32 साल है जी। जी ठीक है। डॉक्टर टंडन, एक सवाल यहाँ पर आया है, अगर आपने सुना हो कि राम सिंह जी बता रहे हैं कि उनके गले में खराश रहती है और लिवर में भी छाले हैं और ये ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? 3-4 महीने हो गए। अच्छा, 3-4 महीने हो चुके हैं। दवाइयाँ ले रहे हैं आप? अब नहीं है जी, लॉकडाउन बाद में मैं गया नहीं था। जी जी जी। डॉक्टर टंडन, कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप उन्हें ऐसे में? देखिए, गले में खराश तो बहुत सारे कारण की वजह से हो सकती है। संक्रमण की वजह से भी हो सकता है, जैसे नॉर्मल कोल्ड कॉफ हो, कोरोना की वजह से तो हो ही सकता है। लेकिन साथ में प्रदूषण की वजह से, अगर कोई तंबाकू का सेवन करता हो, हुक्का पानी लेता हो, उन सब चीजों से भी गले में खराश हो सकती है। और एक और चीज जो देखी जा रही है कि जिसमें तेजाब पेट में ज्यादा बनता है, अच्छा। वो उछाल लेकर, जिसे हम रिफ्लक्स कहते हैं, उसके वजह से भी गले में खराश हो सकती है। तो कारण कई सारे हैं, वो बगैर देख के और बगैर उनको विस्तार में समझ के जवाब देना मेरे को लगता है वो उचित नहीं होगा। लेकिन इन सब चीजों का ध्यान अगर साधारण जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं, जैसे गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारे करना, अगर तेजाब का सवाल है, अगर पेट में जलन होती, जैसे ये कह तो रहे लिवर में छाले, हो सकता है कि पेट के एसिड की बात कर रहे हो, तो उसमें अपने खान पान पे ध्यान रख के एसिडिटी की दवाई लेके, जैसे रात को खाना खाने के तुरंत बाद ना लेट के, इन सब चीजों से जरूर उनमें सुधार आने की संभावना है। अगर नहीं होता है तो फिर इनको, अब तो लॉकडाउन उठ गया है, वहां पे अपने घर के पास जो भी प्राथमिक सेवा केंद्र है, वहां जाके एक बारी डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर धीमान, क्या आप भी कोई सुझाव देना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने सारी बात डिटेल में बता दी है, फिर भी इनको एक काम जरूर करना चाहिए कि इनका पेट साफ रहे। उसके लिए बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं। त्रिफला एक बहुत कॉमन सी चीज है। त्रिफला का चूर्ण ये रात को सोते समय गर्म पानी के साथ 1 चम्मच ले लें, पेट साफ रहेगा तो इनके पेट के लीवर के छाले, जिनको ये कह रहे हैं बेसिकली एसिडिटी की बात ये कर रहे हैं, तो और गला भी इनका इससे ठीक होगा। बिल्कुल। राम सिंह जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सुझाव पर आप अमल करेंगे और आपको राहत जरूर मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं, डॉक्टर अमित दिल्ली से। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अमित, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी। आई एम 63-year-old मेल। ठीक है। मैं डॉक्टर अमित टंडन। मेरा सवाल है कि मुझे प्री डायबिटीज अभी डायग्नोज हुआ है, तो मुझे क्या एहतियात बरतूं फ्रॉम आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज एलोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको डायबिटीज है, आप कह रहे हैं? प्री डायबिटीज ठीक है, कन्वर्ट ना हो जाए पूरे डायबिटीज में, तो उसके लिए क्या एहतियात बरतें? जी ठीक है, बताइए प्रोफेसर धीमान जी। आप बिना दवाई के अपनी इसको प्री डायबिटिक स्टेज को रिवर्स कर सकते हैं या सामान्य रह सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई दूसरी दवाई लेने की। मात्र आप अपने खान पान पे पूरा कंट्रोल रखिए, जिसमें, और दूसरा एक्सरसाइज, आपका शारीरिक जो गतिविधि है वो बनी रहनी चाहिए। और तीसरा,
शारीरिक गतिविधि के साथ साथ आप योग का पालन भी जरूर करें। और मैं समझता हूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक बड़ी स्टडी हुई है प्री डायबिटिक्स में 3 जिलों में भारत भर में, और हमने ये पाया है कि प्री डायबिटिक्स को रोका जा सकता है, इनको कोई अन्य दवाई की जरूरत नहीं रहती है। प्रोफेसर धीमान, हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो अपने ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं, और प्री डायबिटिक की बात चल रही है तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, मैं चाहूंगी कि उसे भी हम यहाँ पर शामिल कर लें। सलमा बेग जी ने हमें ईमेल भेजा है और बता रही हैं कि उनकी उम्र 54 साल है और भोपाल में रहती हैं। इन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले ही इन्हें पता चला है कि उन्हें प्री डायबिटीज है और जानना चाहती हैं कि क्या योग से या व्यायाम से अभी से बीमारी ठीक की जा सकती है। तो आप बता ही रहे हैं कि किस तरह से जो फिजिकल एक्टिविटी है, शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो करते रहना चाहिए, तो कौन कौन से योग या व्यायाम की आप उन्हें सुझाव देंगे? देखिए, सामान्य स्ट्रेचिंग योग जो नॉर्मल रूटीन में हम आधे घंटे का एक प्रोग्राम देते हैं, योग के किसी भी एक्सपर्ट से आप वो पूरी सलाह ले सकते हैं, और कोई विशिष्ट इसके लिए आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी, इसके अलावा भी, योग के अलावा भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो चालू रखनी है। और आप खाने में चीनी का और फैट का, यानी वसा का प्रयोग जो है वो मिनिमाइज करें। तो ये इतना सा करने से आप प्री डायबिटिक स्टेज को रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। रामचंद्र प्रताप जी इस वक्त बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामचंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? माफ कीजिएगा, श्याम प्रताप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी श्याम प्रताप जी, पूछिए सवाल। हेलो जी। मेरा उम्र है 24 वर्ष। ठीक है। और मेरा वजन है 50 केजी। मैं वजन बढ़ाना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं जानकारी नहीं। मेरा उम्र है जी बिल्कुल। वैसे तो हमारा जो आज का विषय है श्याम चंद्र जी, अगर आप देख रहे हो तो खास तौर पर हम आज डायबिटीज और थायराइड की समस्या को लेकर बातचीत कर रहे हैं, और कोरोना काल का जो ये संकट चल रहा है, इस स्थिति में खास तौर पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे ऐसे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। फिर भी आपने पूछा है कि 50 किलो से आप वजन जो है अपना बढ़ाना चाहते हैं। प्रोफेसर धीमान, कुछ सुझाव आप इन्हें दे दें संक्षेप में। आप दूध का सेवन अवश्य करें, और एक नॉर्मल सी चीज जो हम वजन बढ़ाने के लिए कहते हैं, शतावरी करके एक प्लांट है जिसकी रूट्स का पाउडर, ये आप नियमित रूप से दूध के साथ लें तो वजन की में वृद्धि होगी और आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं अब, और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर टंडन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और जैसे कि अभी बातचीत हो रही है कि इन बीमारियों में जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो शारीरिक श्रम है, वो होते रहना बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा है कि कोरोना के टाइम पे काफ़ी समय तक लॉकडाउन रहा है। कुछ जगहों पर अभी खुले हैं, लेकिन कई जगहों पर बढ़ते मामलों को देखते हुए वापस से लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। ऐसे में जबकि शारीरिक श्रम कम हो रहा है, तो क्या ऐसे में ये जो बीमारियां हैं, खासतौर पर डायबिटीज की जो समस्या है, इसके बढ़ने की आशंका रहती है? देखिए, इसमें भी वो सवाल ये उठता है कि जिनको डायबिटीज है उनको नियमित रूप से व्यायाम करना आवश्यक है। और ऑब्वियसली हम यही सजेस्ट करते हैं कि जहां तक संभव हो बाहर जाइए, खुली हवा में करिए। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है, जैसे आप कह रहे हैं कोई कंटेनमेंट जोन है या कहीं पे लॉकडाउन है, तो वो नहीं किया जा सकता है। उस परिस्थिति में घर के अंदर भी बहुत सारी चीजें करी जाती है। लोग रस्सी के साथ, जो स्किपिंग रोप होते हैं, उसके साथ कर सकते हैं। स्पॉट जॉगिंग करी जा सकती है। डॉक्टर साहब ने अभी योग के बारे में आपको बताया है, योग किया जा सकता है। तो हमें जो भी संभव है हमें वो कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पहले बाहर घूमने जाता था, अब मैं बाहर घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, इस कारणवश में कोई भी व्यायाम नहीं करूंगा। नहीं, हमें कोई ना कोई उपाय ढूंढ के एक रिप्लेसमेंट प्लान करना चाहिए, ताकि व्यायाम जो नियमित रूप से वो चलता रहे। क्योंकि उसमें दो चीजें बहुत आवश्यक है। जिनको डायबिटीज है उनकी बीमारी को नियंत्रण करने के लिए जरूरी है, और जिनको जैसे अभी
हमने प्री डायबिटीज की बात करी थी, वो बढ़ के डायबिटीज में ना परिवर्तित हो जाए, उसमें भी व्यायाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगदीश सैनी जी मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जगदीश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं जगदीश सैनी, ग्राम कांकरिया, तहसील खातेगांव, जिला देवास से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है जी कि मेरी मिसेस की उम्र 35 वर्ष है और वजन उनका 72 किलो है और चलने में घबराहट सी होती है उनको और चक्कर आना जी, मचलाना, मतलब ऐसा लगता है रोटी कम खाने के बाद में भी वजन बढ़ रहा है। तो ऐसा क्या कारण है जी? कोई थायराइड की शिकायत तो नहीं हो सकती? जी डॉक्टर टंडन। जी देखिए, ऐसा है, अब आपने उनका वजन तो बता दिया, कद भी बता दें एक बारी, अंदाजन कद कितना होगा उनका? कद सर जी 5.5 फीट ही है। केवल 5 फुट है? तो 5 फुट के हिसाब से 72 किलो वजन बिल्कुल ज्यादा, आप ठीक कह रहे हैं। तो हम जब भी किसी का वजन बढ़ता या घटता है, उसमें हम एक चीज पहले पता लगाने की कोशिश करते हैं, जिसका कुछ हद तक जवाब आपने पहले दे दिया है, कि जो उनका खान पान है और जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी है, ये उसके अनुसार है कि नहीं। तो अगर कोई इंसान प्रयास कर रहा है कम खाने से, उसके बावजूद वजन नहीं घट रहा है या उसका वजन बढ़ते चले जा रहा है, तो जरूर इस पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो आप थायराइड की बात कर रहे हैं, वो कई कारणों में से ये भी कारण एक हो सकता है जिसकी वजह से वजन बढ़ सकता है। लेकिन वजन बढ़ने के साथ थायराइड में और भी लक्षण होते हैं जो मैं आपको बता देता हूं। अगर ऐसे भी लक्षण साथ में है तो थायराइड की जांच करा लेनी चाहिए। तो वजन तो होता ही है, सूजन भी होती है, जिसे कहते हैं ना हम, जैसे आप देखेंगे तो हाथ पैर थोड़े से सूजने भी लग जाते हैं, भूख कम लगना, त्वचा में खुश्की आना, बालों में खुश्की आना, पेट साफ नहीं होना, सुस्ती आना, ये सब चीजें जब थायराइड बहुत बढ़ जाता है, हाइपोथायराइडिज्म बहुत सीवियर हो जाता है, तो ये सब उसके लक्षण हैं। तो अगर वजन बढ़ने के साथ इन लक्षणों में से भी कोई उन्हें लक्षण है, तो थायराइड की जांच करवा लेनी चाहिए, ताकि पता लग जाए। तो उसका जो इलाज है बहुत ही साधारण इलाज है और उससे तुरंत फायदा मिल जाएगा। जी जगदीश जी, बहुत ही विस्तार से आपको यहाँ पर जवाब मिला है, और आप अगर देखें कि इस तरह के लक्षण है तो जरूर थायराइड का टेस्ट कराएं। और थायराइड के बारे में भी और विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करें इस विषय पर, ताकि कोरोना काल में न हो जाए मधुमेह और साथ ही थायराइड के शिकार। लक्षण और जागरूकता, इसके बारे में हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी ओडिशा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ, मैं पुरुषोत्तम त्रिपाठी केंद्रापड़ा ओडिशा से बोल रहा हूँ। जी पुरुषोत्तम जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं किसान हूँ, मुझे 57 साल है। ठीक है। उम्र 57 साल है। मैं हमेशा हर रोज खेत में काम करता हूँ। मुझे अभी तक डायबिटीज का कोई शिकायत नहीं हुई।
ठीक है। हाँ, फिर प्रिकॉशन के लिए कोई एक्सरसाइज करना पड़ेगा या यही जो हम खेत में काम करते हैं इसी में चली जाएगा? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं डॉक्टर धीमान क्या सुझाव देंगे ऐसे समय आप इन्हें। अगर पुरुषोत्तम जी, अगर आप खेत में अपने आप फिजिकल सारा काम करते हैं तो आपको अलग से कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, परंतु हाँ, आप प्रकृति में वहां बैठ के एक्सरसाइज करने के बाद, काम करने के बाद थोड़ी देर शांत मन से अगर बैठ के आंखें बंद करके लंबे सांस लेते हुए शांत मन से बैठते हैं तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। मैं नहीं समझता कि खेत में काम करने वाले किसान को अलग से कोई योग करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो यहाँ तो प्रोफेसर धीमान हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपना सवाल पूछा, ये कह रहे हैं कि ये काफी श्रम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जब मधुमेह की बात कर रहे हैं तो बात पूरी लाइफस्टाइल की आती है, लेकिन फिर भी हम गाँव में भी देख रहे हैं कि जो मरीज है मधुमेह के, डायबिटीज के, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। आप इसका क्या कारण मानते हैं? मैं इसका कारण ये मानता हूं कि नाम से तो हम गांव में हैं और किसान हैं, परंतु हमने किसानी का जो काम था, जो फिजिकल, जैसे पुरुषोत्तम जी ने अभी बताया कि वो फिजिकली काम करते हैं, बहुत सारे लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और टेक्नोलॉजी की सहायता लेके किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। फिजिकली काम करना कम और अपने खान पान में उतना ही मीठा, उतना ही घी और उतनी ही बाकी चीजें जो खान पान है वो बढ़ा रहा। ये एक डिस्प्रोपोर्शनेट इनपुट आउटपुट का जो रेशो है, ये जो गड़बड़ाया है, जिसमें जितना ग्लूकोज यूटिलाइज होना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी के साथ, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए भी गांव में, ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी डायबिटीज की इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ अमृत सिंह जी इस वक्त मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी अमृत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अमृत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अमृत जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी अमृत जी, आपसे गुजारिश है कि टीवी की आवाज पहले बंद कर दें, इससे बातचीत में देरी होगी। अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे को थायराइड है, 50 mcg की टेबलेट चल रही है वर्तमान में और नॉर्मल है। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ, क्योंकि आयुर्वेदिक विशेषज्ञ भी है, तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई इलाज है जो टेबलेट बंद हो सकती है थायराइड के लिए लाभ, और मेरे को पेट में कब्ज भी बना रहता है नॉर्मल होने के बाद भी? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। जी प्रोफेसर धीमान बताएं, आयुर्वेद में क्या? धन्यवाद। आप जो ऐसा लग रहा है कि हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं, आप कौन सी टैबलेट लेते हैं आप? जी लगता है हमारा संपर्क टूट गया है प्रोफेसर धीमान। फिर भी जो थायराइड के रोगी हैं, अगर ये जैसे ये कह रहे हैं कि पेट साफ नहीं रहता है इनका, इससे तो यही लग रहा है कि इनको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है। एक तो ये योग का पालन करें, और नंबर 2 मैं एक सिंपल सा फार्मूला इनको बताऊंगा कि अपने खाना जब खाने लगते हैं तो अपनी दाल सब्जी में एक सिंपल सा पाउडर है, त्रिकटु चूर्ण हम बोलते हैं, जो कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल पार्ट, जो बराबर बराबर में आपको सौंठ यानी सूखा हुआ अदरक, काली मिर्च और पिपली, इन 3 का बराबर मात्रा में मिला हुआ पाउडर जो अगर आप खाने के साथ में मिला के साथ में लेते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म में इसमें सचमुच में लाभ होगा। बिल्कुल। प्रोफेसर धीमान, जैसे कि हमारे कॉलर का भी सवाल था, हम देख रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक उपचार है उसकी तरफ जो लोग हैं उनका रुझान अब बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जबकि हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी कि एलोपैथी में तो उसका उपचार है उसको नियंत्रित करने के लिए, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि जो CCRS है उसकी तरफ से भी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और ये भी देखा गया है कि जो टाइप 2 मधुमेह रोगी हैं उनमें ये बहुत कारगर भी साबित हो रहा है। तो किस तरह के होते हैं ये टाइप 2 मधुमेह के रोगी, और कैसे ये जो उपचार है, जो डायबिटीज मैनेजमेंट है आयुर्वेदिक का, वो कैसे काम कर रहा है? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं, जिसमें इंसुलिन बनती तो है परंतु हमारी उसको ये यूटिलाइज करने वाला जो सिस्टम है बॉडी का, वो थोड़ा सा गड़बड़ाया रहता है। इसको डायबिटीज टाइप 2 नाम से बोलते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का एक नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज प्रोग्राम में आयुष मंत्रालय ने देश के 3 जिलों में भारत भर में ये काम किया,
और जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पर काम हुआ, जिसमें हमने 12 लाख से अधिक रोगियों का, ऐसे रोगियों का स्क्रीनिंग किया और 1 लाख से भी अधिक, 1.25 लाख तक रोगियों का हमने इस प्रोग्राम में एनरोलमेंट किया, जिसमें 56,000 रोगी जो थे वो केवल डायबिटीज टाइप 2 के थे। अच्छा। और उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया। तो प्री डायबिटिक्स में तो लाइफस्टाइल और केवल हमने डाइट दिया, योग दिया, लाइफस्टाइल, डाइट और योग से इंटरवीन किया। और एक ग्रुप ऐसा भी था इसमें 4 में से जिनमें जो रोगी पहले से डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, उनको भी ये देने के साथ साथ आयुर्वेद की भी दवाई दी। अच्छा। तो ये पाया गया कि ना केवल उनकी मात्रा कम हुई मॉडर्न मेडिसिन की, और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये कुल मिला के इस स्टडी का कंक्लूजन ये रहा है कि लाइफस्टाइल और डाइट, खान पान और जीवन शैली को अगर आप बदलते हैं और योग का नियमित पालन करते हैं, व्यायाम का नियमित पालन करते हैं, तो आप डायबिटीज को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, इसकी उपद्रवों से रोक सकते हैं। खान पान को लेकर कोई खास सुझाव हम आपसे जरूर लेंगे आगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, तो उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। इस वक्त डॉक्टर अमिता देसाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर अमिता, आपसे गुजारिश रहेगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। हेलो। हाँ जी, हाँ, मेरा सवाल है, मुझे साल भर पहले प्री डायबिटीज डायग्नोस हुआ था। तो मेरा जो वेट था पहले, मेरी हाइट है 167 सेंटीमीटर और वेट था मेरा 67 सेंटीमीटर, 67 किलो था। तो अभी मैंने वेट रिड्यूस करके 57 कर लिया है। ठीक। और उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी डेली करती हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे को प्री डायबिटीज कन्वर्ट ना हो, और मेरा वेट भी क्या मैं मतलब नॉर्मल वेट से मेरा कम हो गया है तो मुझे बढ़ाना चाहिए, और प्री डायबिटीज मेरा उसमें कन्वर्ट ना हो। और मैं कभी कभी स्वीट्स भी खा लेती हूँ। दिवाली में मैंने कुछ स्वीट्स भी ज्यादा खा ली थी, मतलब 5-6 स्वीट्स खा ली थी। अच्छा। तो बस यही मेरा सवाल है जी। प्लीज एडवाइस डॉक्टर टंडन और दूसरे हैं उनसे भी प्लीज। जी ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर टंडन, आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? नहीं, पहले तो मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने मेहनत से अपना वजन घटाया है। वो बहुत आसान काम नहीं है, तो इसके मतलब इन्होंने बहुत मेहनत करके किया है। माय कॉम्प्लीमेंट्स एंड कंग्रेचुलेशंस, नंबर 1। नंबर 2, प्रयास रहना यही चाहिए कि जो वजन जहां तक आ गया है, अगर इनको उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही तो इस पे रोक दीजिए। मतलब ना बढ़ाने की आवश्यकता है ना घटाने की आवश्यकता है, उस पर रखे रहिए। और अब जो आहार का संतुलन है और व्यायाम का संतुलन है, वो ऐसे रखें कि वजन इसी तरह रहे और ना घटाने बढ़ाने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा है कि देखिए, प्रयास यही होना चाहिए, डॉक्टर साहब ने भी पहले हमें जिक्र किया था कि डायबिटीज ना होने के लिए जो लोग हैं इनको प्री डायबिटीज है, उसमें 3-4 चीजें हम लोग देखते हैं। एक तो व्यायाम की बात हो गई थी कि करीबन 8-पौन घंटा रोजाना, कम से कम सप्ताह में 5 दिन, नहीं तो 7 दिन वो करने की कोशिश होनी चाहिए। जहां तक आहार का सवाल है, अपना कद वजन देखकर उतना ही आहार लेना चाहिए जिससे वजन बढ़े नहीं। लेकिन उसके अंदर भी हमें जो चीजों का ध्यान रखना है वो ये है, नंबर 1 कि अनाज जैसा होता है, अनाज का मतलब 60% से ज्यादा हमारी जो कैलोरीज होती है वो अनाज के जरिए नहीं जानी चाहिए। वसा की मात्रा 30% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। और मतलब उसका मतलब ये है कि जिन चीजों से भार होता है उससे हमें उसकी मात्रा कम करनी चाहिए, रेशे की मात्रा बढ़ा के रखनी चाहिए। तो जो फाइबर होता है उसको बढ़ा के रखना चाहिए। और लास्ट चीज मैं कहूंगा कि खाने को विभाजित करके खाया जाए, कि मतलब ऐसा नहीं कि 2 बारी बड़े बड़े खाने खा लिए, इनको विभाजित करके समय देके उस प्रकार खाना चाहिए। अब ये सब करने के बाद कभी कभार तीज त्योहार पे एक आध बारी मिठाई चली गई, चलिए मतलब चली गई, लेकिन जहां तक प्रयास यही होना चाहिए कि इसको पूरी तरह से हम इनका सेवन ना करें। बिल्कुल। डॉक्टर अमिता, आपको उम्मीद है कि ये जो सुझाव दिए गए हैं उस पर आप जरूर अमल करेंगी। और प्रोफेसर धीमान, आपसे भी जानना चाहूंगी, खान पान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है मधुमेह के मामले में। एहतियात बरतने के लिए कई चीजें हैं जिनसे परहेज करना चाहिए, मीठा उसमें से एक है। लेकिन मैं यहाँ पर खासतौर पर ये जानना चाहूंगी कि किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए लोगों को।
मीठा, जहाँ तक पहली बात हम मीठे की करते हैं, तो मीठा ये जो पहले आपको प्रोमो में भी बताया गया था, पहले जो रिपोर्ट आई थी कि जो फैक्ट्री की बनी हुई जो शुगर है ये ज्यादा हानिकारक है। गुड़ का सेवन आप कर सकते हैं, परंतु वो भी मात्रा में कम रहना चाहिए, क्योंकि इसकी कैलोरिक वैल्यू कम होती है। दालों में आप अरहर की दाल, चने की दाल, कुलथ की दाल, ये डायबिटीज वाले रोगियों के लिए बहुत अच्छी है। करेले का शाक है, अब बथुआ आजकल मार्केट में आ गया है, ये बहुत ही उत्तम शाक है। परवल है, ये बहुत उत्तम शाक है। और जहां तक रही अनाज की बात, तो अनाज को हमें बदलते रहना चाहिए। ये नहीं कि सारा साल आपकी गेहूं और चावल के ऊपर जीवन रहना चाहिए। सीजन के अनुसार हमें अपने मोटे अनाज पर भी बदलाव करते रहना चाहिए। कई बार मिक्स अनाज की भी आटा आता है, उसका भी सेवन करना चाहिए, जैसे मक्की है, जैसे ये मिलेट्स हैं, बाकी मिलेट्स हैं, इनका उपयोग भी हमें बीच बीच में करते रहना चाहिए। और मसालों में मैं ये जरूर कहूँगा कि आपको तेज पत्र है, दालचीनी है, लवंग है, ये इनका सेवन आप जरूर करें। ये तेज पत्र वगैरह तो प्रूवन एंटी डायबिटिक चीजें हैं, दालचीनी प्रूवन एंटी डायबिटिक चीजें हैं, तो मसालों में इन चीजों का उपयोग जो है वो अवश्य होना चाहिए। जी ठीक है। और ये तो एहतियात बरतने की बात हुई। डॉक्टर टंडन, जानना चाहूंगी कि आमतौर पर कुछ लोगों का मानना है कि जो डायबिटीज का मामला है उसमें कि एक बार इंसुलिन ले लिया तो फिर जीवन भर लेते रहना पड़ेगा, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, इंसुलिन देने के कई कारण होते हैं। जो यूजुअल डायबिटीज होती है, जो टाइप 2 डायबिटीज, यूजुअली क्या होता है कि शुरुआत में केवल अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके ही काम हो जाता है। फिर दवाइयों की मौखिक रूप से जो दवाई खाई जाती है उनकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कई मरीज हैं जो 10-15 साल के बाद वही दवाइयां काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि दवाई क्या कर रही है, जो शरीर के अंदर इंसुलिन बन रही है उसी को बाहरी रूप से प्रकट होने देती हैं और उनका एक्शन होने देती हैं। लेकिन अगर शरीर के अंदर इंसुलिन बनने की क्षमता ही कम हो जाती है तो वो समय आ जाता है इंसुलिन लेने का। उस परिस्थिति में आम तौर में एक बारी इंसुलिन शुरू हो जाती है तो वो उसके बाद चलती रहती है, अनलेस ऐसा हुआ हो कि वजन जैसे मरीज का बहुत ज्यादा हो, उसने अपना वजन घटाया हो, तो उस समय में भी इंसुलिन छूट सकती है। लेकिन और भी परिस्थितियां होती है जब इंसुलिन शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल होती है। कई बारी जब टाइप 2 डायबिटीज भी पहली बारी पकड़ी जाती है तो शुगर बहुत बढ़ी हुई होती है। उस परिस्थिति में भी कुछ लोगों को थोड़े दिन के लिए इंसुलिन देके ताकि जल्द से जल्द उस शुगर को नीचे लाया जाए वो दी जाती है। एक बारी शुगर नीचे आ जाती है तो फिर गोलियों में परिवर्तित कर दिया जाता है। गर्भ की स्थिति में हम लोग इंसुलिन प्रेफर करते हैं। कोई सीवियर इन्फेक्शन या ऑपरेशन हो जाए उस स्थिति में भी हम इंसुलिन प्रेफर करते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उस परिस्थिति में जब इंसुलिन शुरू करी गई तो फिर वो लगातार चलेगी। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर टंडन, आपको रोकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। यहाँ पर हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, जसपाल जी हिमाचल प्रदेश से। जसपाल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं हिमाचल प्रदेश से संसार चंद जसवाल बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 61 ईयर है। ठीक है। और मुझे हाइपोथायराइड है जो अभी ठीक हो चुका है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब ने ये बताया हुआ कि मैं 100 mg की दवाई खाता था, तो अभी बोला कि 50 mg की आप दवाई खाओ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये थायराइड के लिए फॉर एवर ही हमें खाना पड़ेगी या बीच में बंद कर देनी पड़ेगी दवाई? ठीक है डॉक्टर टंडन। देखिए, हाइपोथायराइड का अर्थ ये होता है कि शरीर में जो थायराइड नामक ग्रंथि है वो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बना रहा है। और अधिकतर एक बारी किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो अधिकतर समय इसका मतलब यही होता है कि वो बनाने की क्षमता परमानेंट रूप से कम हो गई। कुछ ऐसी सिचुएशन होती जो नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए अभी कि आपको लंबे अरसे तक क्या हो सकता है, जीवन भर थायराइड की गोली खाने की आवश्यकता पड़ सकती है। सवाल ये अगला आता है कि कितनी गोली खानी है। उसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपने थायराइड का टेस्ट कराने की जरूरत है।
क्योंकि उससे हमें पता लगेगा कि अगर आपको कितनी मात्रा में गोली लेने की आवश्यकता है। अब आप कह रहे हैं कि 100 माइक्रोग्राम्स की गोली ले रहे थे, उससे ठीक आई रिपोर्ट, उससे किसी ने बोला है कम करने के लिए, तो जैसे डॉक्टरी सलाह है वो उसके अनुसार करिएगा, लेकिन अपने आप ये निर्णय नहीं लीजिएगा कि बंद करनी है या बढ़ानी है या घटानी है। ये एक मेडिकल एडवाइस के अनुसार ही हो पाएगा। बिल्कुल जसवाल जी, इस सलाह पर जरूर आप अमल कीजिएगा। ये बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी समस्या है उसके लिए क्या उपचार हो और कब दवाई बंद करनी है, इसका निर्णय आप खुद न लें बल्कि चिकित्सक से ही लें। तो थायराइड की बात चल रही है, तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट की जो हार्मोन क्षमता है उसमें हुई गड़बड़ी से होने वाली बीमारी थायराइड आखिर क्या है। आइए देखते हैं। थायराइड एक तरह की ग्रंथि होती है जो गले में बिल्कुल सामने की ओर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर किन कारणों से होता है थायराइड? तो इसे देखिए, यह है थायराइड ग्रंथि। जी हाँ, तितली के आकार की दिखने वाली यह ग्रंथि आपके द्वारा खाए गए भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। साथ ही यह आपके हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों और कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। बता दें कि अधिक तनाव के कारण हार्मोन्स का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है और प्राइमरी हाइपोथायराइड की समस्या होते ही हार्मोनल ग्रंथि काम करना बंद कर देती है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम होती जाती है। गौरतलब है कि अब युवा पीढ़ी भी इस समस्या से ग्रस्त होने लगे हैं, जिसका मुख्य कारण है तनाव। जी हाँ, तनाव यानी कुछ अलग और नया मुकाम पाने की चाहत का तनाव, और इसी तनाव का असर पड़ता है इस थायराइड की ग्रंथि पर। महिलाओं में वेट बढ़ने के अलावा तनाव, नींद का ठीक से न आना, कोलेस्ट्रॉल, ऑस्टियोपोरोसिस तो होते ही हैं, साथ ही बांझपन, पीरियड का टाइम पर न आना और दिल की धड़कन बढ़ने जैसी समस्याएं भी होने लगती है। यदि गर्भवती महिलाएं थायराइड की दवा लेने में जरा भी कोताही करती है तो उनका गर्भपात हो सकता है, या फिर गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इस बीमारी का प्रभाव पड़ सकता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो नियमित दवा को अपनी जीवन शैली का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। बता दें कि वे लोग अपने जीवन के साथ अन्याय करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। इससे उनके शरीर में कई किस्म के असामान्य बदलाव होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी प्रभावित होता है। बता दें कि थायराइड के रोगियों के लिए धूम्रपान एक जहर की तरह है, क्योंकि सिगरेट के धुएं में पाया जाने वाला थायोसाइनेट थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचाने वाला एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा सोया मिल्क या इससे बने अन्य पदार्थ भी थायराइड की समस्या का एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि सोयाबीन हाइड्रोजेनेटेड फैट और अनसैचुरेटेड ऑयल का सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए जिनमें विटामिन डी पाया जाता हो, जैसे मछली, अंडे, दूध और मशरूम का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। और हाँ, कभी भी भूखे न रहें। जब भी भूख लगे तो सब्जियां, फल को ही तरजीह दें। और हाँ, चिप्स और अन्य कैलोरी उत्पादों से दूर रहें। सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 मिनट रोज व्यायाम करें। इससे आपका दिल तो स्वस्थ रहेगा ही, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। याद रखें, आपकी खुशी और आपका स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। यदि वास्तविक खुशी स्वस्थ स्वास्थ्य के बिना नहीं मिल सकती, तो स्वस्थ शरीर के बिना वास्तविक खुशी भी नहीं मिल सकती। इसलिए कहिए ना खुद से, लव यू जिंदगी। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी वास्तविक खुशी ही स्वस्थता की पहचान है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। प्रदीप जी इस वक्त हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम नमस्कार। मैडम जी नमस्कार प्रदीप जी।
प्रदीप जी अपना सवाल पूछिए। प्रदीप जी आपकी आवाज बहुत ही धीमी मिल रही है, कृपया तेज बोलिए। मेरी उम्र 22 साल है, तो वेट 90 किलो है। ठीक है, और आपकी जो हाइट है वो कितनी है, ऊंचाई कितनी है? हाइट मेरी 5 फुट 8 इंच है मैडम। ठीक है, तो और जब मैं काम करता हूँ और भूख लग जाती है तब शरीर में कंपन आ जाती है, कंपन रहता है शरीर में मैडम। इसके बारे में जानकारी लेना चाहता, शरीर में कंपन क्यों आ रहा है? जी डॉक्टर धीमान, क्या वजह हो सकती है और क्या उनकी उम्र और वजन और जो हाइट के अनुसार वो ठीक है? क्या नहीं, ये इनकी उम्र, हाइट और वजन डिस्प्रोपोर्शनेट है, सामान्य नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे विषय से संबंधित समस्या इनकी हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म की समस्या लग रही है। और जैसा कि डॉक्टर टंडन जी ने काफी डिटेल में बताया है, तो सारे वही लक्षण हैं। तो इनको अपनी जांच जरूर करानी चाहिए थायराइड की, और जांच कराने के बाद प्रॉपरली उसकी जो दवाई की आवश्यकता है तो उसको चिकित्सक की सलाह के अनुसार चलना चाहिए। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि हमने आपको बताया कई दर्शक ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं, तो आइए ऐसा ही एक ईमेल यहाँ पर शामिल करते हैं। अनीता शर्मा जी हैं जबलपुर से, जिन्होंने मेल किया है। उनकी उम्र है 55 वर्ष, और डॉक्टर टंडन, इनका कहना है कि पिछले 8-9 वर्षों से थायराइड की समस्या है। क्या मुझे भी कोरोना का खतरा है? मुझे किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है? तो थायराइड के मरीजों को उतना ही खतरा है कोरोना का जैसे आम जनता को है। अब ये सवाल और अगला होता है कि अगर इनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो दवाई जो है वो पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड होगा थायराइड की प्रॉब्लम, चाहे वो ओवर एक्शन हो या वो अंडर एक्शन हो, तो हो सकता है इनको कोरोना का रिस्क में मतलब वो बढ़ भी सकता है। तो थायराइड में जिसका कंट्रोल डिजीज है वो आम जनता से बराबर है, लेकिन ध्यान उतना ही रखने की आवश्यकता है, प्रिकॉशंस उतने ही लेने की आवश्यकता है, सोशल डिस्टेंसिंग वैसे ही करने की आवश्यकता है, मास्क पहनने की उतनी ही आवश्यकता है जैसे किसी को भी करना है, और अपनी प्राइमरी बीमारी जो है थायराइड की उसको वेल कंट्रोल में रखना है। बिल्कुल। और थायराइड की समस्या की बात हो रही है खासतौर पर महिलाओं में, तो आंकड़े बताते हैं कि गांव में भी 5 में से 3 महिलाओं को थायराइड है। प्रोफेसर धीमान, क्या वजह है? क्या जागरूकता की कमी है? क्या खान पान को लेकर जो हम देखते हैं कि आमतौर पर महिलाएं नजरअंदाज कर देती है, उस पर ध्यान नहीं देती है, क्या वजह आपको लगती है और क्या करना चाहिए इन्हें? जैसा पहले बताया गया, इस ओवरलुक करना, नजरअंदाज करना एक पहला कारण है। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अपने हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को लेके बहुत नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति उनमें अधिक है, और तनाव की स्थिति भी उनमें अधिक रहती है। ये कारण है कि उनमें ये समस्या अधिक पाई जाती है। तो तनाव से मुक्ति के लिए जो भी उपाय बताए गए हैं और जो आगे बताने वाले हैं, और विशेष रूप से उस तनाव से मुक्त होने के लिए सप्ताह में 5 दिन आपको योग का सेवन जो करना वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यानी कि तनाव से मुक्त खुद को रखना बेहद जरूरी है, और इसके लिए भी उपाय हैं, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे आगे। इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। योगेश जी हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी योगेश जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? योगेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो योगेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम, यस मैम। योगेश जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में देरी होती है इससे। कर दी मैम। हेलो, बताइए अब अपना सवाल पूछें। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, पूछिए सवाल। सर, मेरे पिताजी हैं, उसके घुटनों से और कमर तक दर्द रहता है। जी। उम्र क्या कितनी है इनकी? 45 वर्ष है मैम। कितनी? 45? यस। अच्छा, ठीक है। प्रोफेसर धीमान, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? 45 की उम्र 45 की उम्र में
हम अपेक्षा तो नहीं करते कि ओस्टियोआर्थराइटिस होना चाहिए, फिर भी एक बार इनको जरूर एक्सरे इत्यादि करवा के जांच जरूर करवानी चाहिए। कमर और घुटनों में दर्द कई कारणों से हो सकती है। घुटनों वाली बात तो समझ में आती है कि ओस्टियोआर्थराइटिस रहेगा। कमर में कोई और भी कारण हो सकता है, डिस्क प्रोलैप्स वगैरह की समस्या हो सकती है। तो जरूर एक बार चिकित्सक की सलाह लेके आप जांच करवा के इसका निदान करवाएं और चिकित्सा करवाएं। जी योगेश जी, आप जरूर चिकित्सक को संपर्क करें जल्द से जल्द। बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर टंडन हमें बताएं कि थायराइड के मामले में किन स्थितियों में सर्जरी की आवश्यकता पड़ जाती है। थायराइड की सर्जरी का अधिकतर कारण होता है कि थायराइड अगर ग्रंथि का साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका हो और उसमें बढ़ने की वजह से उस पे जो अंदरूनी हमारे हिस्से उन पे प्रेशर आ रहा हो, क्योंकि थायराइड के ठीक पीछे सांस की नली और खाने की नली जाती है। तो अगर उस पर प्रेशर पड़ रहा हो तो उस परिस्थिति में करना पड़ता है। वो चाहे पूरा ग्रंथि बढ़ सकती है, ग्रंथि के अंदर नोड्यूल्स हो जाते हैं, वैसे में नंबर 1। नंबर 2, अगर कैंसर हो गया हो या कैंसर की आशंका हो तो उस परिस्थिति में तो सर्जरी कराना आवश्यक हो जाता है ताकि जड़ से कैंसर को हटा दिया जाए। बाकी चीजों के लिए दवाइयों से काम हो। पूछना चाहूंगी कि आपने बताया कि अगर कैंसर की स्थिति है तो वहां पे ऑपरेशन कराना पड़ता है, लेकिन अभी जो कोरोना का समय हम देख रहे हैं, क्या इस वक्त अस्पताल जाना ठीक रहेगा या फिर इसको थोड़ा टाला भी जा सकता है कुछ उपाय करके? देखिए, कैंसर की आशंका हो या कैंसर हो तो उसको टालना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में कैंसर हो सकता है जिस ग्रंथि में उत्पन्न हुआ है वहीं तक सीमित हो, लेकिन अगर हमने समय दे दिया हो वो फैल गया तो बाद में इलाज करने में बहुत मुश्किल हो सकती है। तो अगर मन में शंका है या प्रूवन कैंसर है तो उसके इलाज में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं बातचीत में। और प्रोफेसर धीमान, जैसे कि आपने बताया कि लाइफस्टाइल से जुड़ी ये समस्याएं हैं और ऐसे में तनाव से मुक्त रहना बेहद जरूरी है। तो तनाव से मुक्त रहने के लिए चाहे वो शहर के लोग हो चाहे गांव के लोग हो, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी हम देखते हैं कि तनाव कम नहीं है, वहां भी खूब है। तो ऐसे में आप क्या उन्हें सुझाव देंगे कि कैसे तनाव से दूर रहें? तनाव से मुक्त रहने के लिए व्यायाम योग के बाद की एक सेशन आपका जरूर रहना चाहिए तनाव से मुक्त होने के लिए, जिसको हम ध्यान योग कहते हैं। तो ध्यान की अवस्था में बैठना और उसमें खूब अच्छे से समय देना, 10 से 15 मिनट का समय देना। और इसके लिए तनाव से मुक्त होने के लिए जीवन को आप एक समस्या के रूप में न लें, और जीवन में समस्याएं किसके साथ नहीं होती, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समस्याओं का हल निकालने की तरफ हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, ना कि समस्या को हमेशा अपने साथ दिल और दिमाग में समस्या लेके चलना चाहिए। तो अगर इस प्रकार का एटीट्यूड अगर आप अपने आप में परिवर्तन लाते हैं अपने एटीट्यूड में, जीवनचर्या में, तो आप तनाव से मुक्त रह सकते हैं। जी प्रोफेसर धीमान, कोरोना संकट के इस काल में चलते चलते यही आपसे जानना चाहेंगे कि जो आयुर्वेदिक पद्धतियां हैं वो कितनी कारगर साबित हो रही हैं कोरोना में? जी, कोरोना की इस काल में मेरे ख्याल में 90 से ज़्यादा क्लिनिकल स्टडीज़ जो हैं वो कोरोना के ट्रीटमेंट को लेके चल रही हैं। और जो अभी तक सबसे पहले प्रिलिमिनरी जो आउटकम आए हैं, जिसमें हमारी अश्वगंधा, गुडुचि और गुडुचि पिपली और आयुष 64 जो एक 4 हर्बल मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है, इनके जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत उत्साहजनक रिजल्ट आए हैं, जिसमें रोगी 3 से 5 दिन में कोरोना के रोगी जो है वो कोरोना नेगेटिव हो रहे हैं। तो कारगर हैं इसमें। और जो होल सिस्टम अप्रोच कोरोना के लिए जो हमारा चिकित्सक लंबे समय से करते ही हैं किसी भी बीमारी के लिए, जिसमें केवल एक दवाई नहीं दी जाती है, तो एक काढ़ा भी होता है, उसमें गोली भी होती है, और उसमें हम व्यायाम की भी बात करते हैं। तो वो भी सारी की सारी जो है होल सिस्टम अप्रोच जो है वो भी उतनी ही कारगर सिद्ध हो रही है जितनी की अन्य दवाइयाँ हैं। बिल्कुल। डॉक्टर टंडन, चलते चलते एक सवाल आपसे ये है कि जो थायराइड की बीमारी है उसमें दवा की भूमिका कितनी ही महत्वपूर्ण है, और क्या योग व एक्सरसाइज से भी इसे ठीक किया जा सकता है? कि ये इस पे निर्भर है कि थायराइड की बीमारी क्या है। अगर थायराइड की बीमारी ऐसी है कि शरीर में थायराइड हार्मोन
कम मात्रा में बन रहा है तो उसमें अधिकतर एक ही तरीका होता है कि वही जो थायराइड हार्मोन शरीर में बनता है उसी को गोली के रूप में लिया जाता है। तो जैसे ना आप समझिए कि शरीर में नमक की कमी है तो बाहर से नमक ले रहे हैं। मॉडर्न मेडिसिन में अभी उसके अलावा और कोई हमारे पास साधन नहीं है। योग के विषय में डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा आपको बता पाएंगे। सिमिलरली अगर ओवर एक्टिव थायराइड हो जिसकी वजह से कभी कभी थायराइड अपना काम ज्यादा करने लग जाता है, उस परिस्थिति में भी मॉडर्न मेडिसिन में केवल टैबलेट्स या जो मौखिक रूप से दी जाती हैं या फिर और कुछ है वो हम कर सकते हैं। और बाकी चीजें जैसे मैंने कहा योग के विषय में डॉक्टर साहब मुझसे ज्यादा बता पाएंगे। जी जी। और एक अहम सवाल डायबिटीज को लेकर, ये तो कहा जा रहा है कि डायबिटीज के मरीजों को कोरोना संकट से बच के रहना चाहिए, वो ज्यादा चपेट में आ सकते हैं, लेकिन क्या कोरोना की वजह से भी शुगर लेवल बढ़ सकता है या फिर लोग मधुमेह के शिकार हो सकते हैं? ये भी एक सवाल लोगों के मन में आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? ये बहुत जरूरी सवाल है। नंबर 1 कि कई लोगों को तो ये मालूम नहीं रहता उनको डायबिटीज है, तो जब वो कोरोना ग्रस्त होते हैं अस्पताल में जाते हैं तो पहली बारी पता लगता है। तो ये तो थी पहले जो अनडायग्नोज डायबिटीज वो पता लग गई। लेकिन 2 और परिस्थितियां जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज या किसी भी सीवियर इन्फेक्शन या कोरोना या किसी भी सीवियर इन्फेक्शन के साथ जिसकी प्रवृत्ति होती है डायबिटीज होने की, उनमें डायबिटीज प्रकट हो सकती है। तो डायबिटीज अनमास्क हो गई, लेकिन उम्मीद ये रहती है कि उस परिस्थिति में जब बीमारी खत्म हो जाती है, इन्फेक्शन सेटल हो जाता है, तो डायबिटीज भी सेटल हो जाएगी। और कुछ हद तक ये माना जा रहा है कभी कभी कि वायरस डायरेक्टली पैनक्रियाज नामक ग्रंथि पे असर करके डायबिटीज करवा सकती है, लेकिन उसकी अभी हमारे पास ज्यादा सबूत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर टंडन और प्रोफेसर धीमान, आप दोनों ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है इस कार्यक्रम में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप विशेषज्ञों की सलाह से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत से मेल भी आए हैं। आगरा से क्षमा रावत जी ने पूछा है कि पिछले दिनों सीढ़ियों से वो फिसल गई थी, अब 15-20 दिन हो गए हैं, उन्हें चलते समय झटके महसूस होते हैं, वो क्या करें? इसके अलावा शिवपुर मध्य प्रदेश से नीरज मीणा जी ने लिखा है कि खाने के बाद दस्त और पेट दर्द की शिकायत होती है। वहीं पश्चिम बिहार दिल्ली से आशीष मल्होत्रा जी ने कहा है कि उनके 1 साल के बेटे का वजन 13 किलो है, जो दूसरे बच्चों के मुकाबले ज्यादा है, और पूछते हैं कि क्या करें। तो आप सभी के लिए हम आभारी हैं। आप इसी तरह से हमें अपने सवाल भेजते रहें। हम बहुत जल्द आपकी समस्याओं को विशेषज्ञों के सामने रखेंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। आप हमें लिखें या ईमेल करें। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खिलगांव, नई दिल्ली 110049। और हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब अगले सप्ताह होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार। लिखा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया विधान। सफलता की गाथाएं गुथेंगी और मत कर निकलेगा नया समाधान। नई तकनीकें, नए तरीके करेंगे किसानों को मालामाल। वैज्ञानिक आधार ही बनेगा अब हर कामयाबी की मिसाल। किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों से होंगी बातें। आमदनी की बनेंगी नई राहें। जागो, फिर चलो उजालों की ओर। आओ मिलकर बढ़ाएं एक कदम उन्नति की ओर। एक कदम उन्नति की ओर, हर बुधवार शाम 4:30 बजे।